इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत में स्थानीय प्रशासन से संबंधित कुछ लघु उत्तरात्मक और कुछ अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के आदर्श उत्तरों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से तैयार करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? आप देखेंगे कि संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है उसमें यह अनुच्छेद है और यह भारत में पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। अगला प्रश्न है, पंचायत राज संस्थाओं की कितने स्तर है? हम जानते हैं पंचायत राज संस्थाओं के 3 स्तर है। जो 73वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से 3 स्तरीय जो है पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो सबसे पहला है जिला परिषद, उसके बाद है पंचायत समिति और फिर है ग्राम पंचायत। जिला परिषद जिला स्तर पर होती है, पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर होती है और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत राज कब लागू हुआ? ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर जिले का है, उसमें जो है पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितना है? पंचायत हो चाहे नगरीय संस्थाएं हो, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष है। 74वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 73वां आप जानते हैं पंचायतों से संबंधित है, 74वां नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं को इस अधिनियम, इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, अर्थात उनको संविधान में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये बिल्कुल स्पष्ट है, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं बिल्कुल आप एक साथ याद रखें। 73वां पंचायतों को संवैधानिक मान्यता, 74वां जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता। एक बात आप ध्यान रखें कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायत की बात की है, पंचायत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पंचायत में जिला परिषद भी आ जाती है, आपकी पंचायत समिति भी आ जाती है और ग्राम पंचायत, यानी तीनों के लिए एक कॉमन वर्ड पंचायत का यूज़ किया है। इसी प्रकार नगर जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं वो भी 3 प्रकार की होती है और तीनों प्रकार के लिए इस अधिनियम 74वें में नगर पालिका का प्रयोग किया गया है, जबकि ये नगर पालिका, जिसे वास्तव में नगर पंचायत भी कहते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम 3 प्रकार के जो है नगरीय निकाय हैं, उन सभी के लिए एक कॉमन वर्ड नगर पालिका का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत राज क्या है? सिंपल है बिल्कुल, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र को निम्न स्तर तक, ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए जो कंसेप्ट है उसको वास्तव में धरातल में लागू करना, यानी कार्य रूप प्रदान करने का ये एक साधन है, जिसे ग्रामीण विकास से संबंधित काम और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। सिंपल परिभाषा पंचायत राज की। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। पंचायत राज में 3 F क्या है? हिंदी में 3 K बोलते हैं और अंग्रेजी में 3 F। ये देख सकते हैं आप। F पहला जो है फंक्शंस यानी कार्य, दूसरा है फंक्शनरीज यानी कार्यकर्ता या कृत्यकारी, उस काम को करने वाले, और तीसरा है फंड्स यानी कोष या खजाना। प्रधान का निर्वाचन कौन करता है? सिंपल है बिल्कुल, प्रधान के निर्वाचन के लिए पंचायत समिति पे प्रधान होता है, पंचायत समिति का प्रमुख होता है, हेड होता है प्रधान, और पंचायत समिति बनाने के लिए पंचायत समिति का जो क्षेत्र है उसको
पंचायत समिति वार्ड में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी को प्रधान चुनते हैं। अगला है ग्राम सभा का अध्यक्ष और सदस्य कौन होते हैं। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर की जो है निकाय है ग्रामीण स्वशासन में, और उसमें एक पंचायत सर्किल बनाया गया है, पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत का क्षेत्र बनाया गया है और उस क्षेत्र के जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो सब के सब ग्राम सभा के सदस्य हैं। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो सरपंच होता है। ग्राम सभा की 2 बैठकें होती है साल में, ये हम आगे देखेंगे। विकास अधिकारी कौन होता है। पंचायत समिति आपने देखी, पंचायत समिति का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे विकास अधिकारी कहते हैं, जिसे आप सामान्यतः BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से पुकारते हैं। अगला है उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है। उप सरपंच आप जानते हैं, ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत को वार्डों में बांटा गया है और हर एक वार्ड से वार्ड पंच चुना जाता है एक। फिर वार्ड पंच में अपने में से ही किसी को उप सरपंच चुन लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल ये प्रश्न है, बहुत ही आसान इनके उत्तर हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करें तो आप देखेंगे कि न केवल आपके इस पेपर से संबंधित तैयारी हो जाएगी, बल्कि सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनको अच्छे से देखेंगे तो ये आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं 13वां। 3 नगरीय निकायों के नाम बताइए। अब नगरीय निकायों को भी, जैसे पंचायत के 3 स्तर हैं, नगरीय निकायों के 3 स्तर तो नहीं है ये, पर 3 वर्ग हैं, प्रकार हैं। सबसे पहला आता है सबसे छोटी जगह के लिए नगर पालिका। नगर पालिका उन नगरों के लिए है जो गांव से नगर बन रहे हैं, यानी संक्रमण काल में है। अभी नगर पूरी तरह बने भी नहीं है लेकिन गांव भी नहीं रहे हैं, तो उनके लिए नगर पालिका होती है। नगर परिषद जो होती है, जिसको आप कस्बा कह सकते हैं, इसको कस्बा या टाउन आप कहते हैं आम बोलचाल में, उसके लिए है। नगर परिषद जो है छोटे नगरों के लिए है, छोटे जो शहर हैं उनके लिए नगर परिषद। और जो बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है, उनके लिए नगर निगम बनाए गए हैं, बड़े नगरों के लिए। तो ये 3 प्रकार के जो है निकाय हैं। इसमें और भी कई निकाय हैं, जैसे UIT हो गया आपका, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, लेकिन वो संवैधानिक नहीं है, संविधान में उनको स्थान नहीं दिया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। सिंपल याद रखें, लॉर्ड रिपन जो वाइसराय थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था और उस 1882 का एक प्रस्ताव है, उसमें भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के अनेक सुझाव दिए गए थे और इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और उसका जो प्रस्ताव है, जिसको रिपन प्रस्ताव कहते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहलाता है। मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से संबंधित है और उसको यहाँ यूज़ किया गया है। आगे देख लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, रिपन प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या है। रिपन प्रस्ताव में क्या क्या था। रिपन प्रस्ताव में था, पहला तो कि स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा जाए। स्थानीय संस्थाएं तो बन रही थी, रिपन प्रस्ताव के पहले से भी बन रही थी, लेकिन उनमें मनोनीत सदस्य होते थे जिनको सरकार नियुक्त कर देती थी, लेकिन चुने हुए सदस्य, निर्वाचित, इलेक्टेड, जो जनता खुद चुनती है, वो बहुत कम थे या नहीं के बराबर थे। तो इसलिए रिपन ने कहा कि नहीं, ये ज़्यादा होने चाहिए निर्वाचित, तो ये बात कही। दूसरा कहा, प्रांतीय राज्यों की जो सरकारें हैं, इनको अधिक अनुदान, इनको अधिक धन प्रदान करें ताकि ये अपने काम अच्छे से कर सकें। फिर कहा इसने, इन संस्थाओं को एक तो अपना बजट बनाने की छूट मिल जाए कि खुद बजट बनाएंगे। जब बजट बनाएंगे तो साथ ही साथ कर लगाने, टैक्स लगाने की भी इनको छूट मिले। इन संस्थाओं के माध्यम से, अगला पॉइंट है, इन संस्थाओं के माध्यम से जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाए, यानी
लोगों में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता कैसे आए, वो इस कार्य को करे ये संस्थाएं। अगला आया नगर पंचायत। जैसा अभी मैंने पहले बताया कि ये जो शब्द है नगर पालिका संक्रमणकालीन नगरों के लिए 74वें संविधान संशोधन में इसके स्थान पे नगर पालिका शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन राजस्थान में और अन्य राज्यों में भी नगर पालिका शब्द का इस्तेमाल किया गया है संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन यानी वे क्षेत्र जो गांव से नगर बन रहे हैं, बने नहीं हैं, लेकिन अब गांव भी नहीं रहे हैं, नगर भी पूरे नहीं बने हैं, ट्रांजिशन फेज में है, बदलाव की प्रक्रिया में है। नगर पंचायतें आप देखें तो क्या है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं के लिए नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। यह स्थानीय नगरीय शासन की सबसे छोटी इकाई है। राजस्थान में नगर पंचायत के स्थान पे नगर पालिका बोर्ड का गठन किया। नाम चेंज है, बात वही है। राजस्थान में नगर पालिका कहा गया है सबसे छोटे स्थानीय निकाय को, शहरों वालों को, और 74वें संविधान संशोधन में इसका नाम नगर पंचायत है। अगला पॉइंट देखते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये बड़ी परिभाषा बार बार पूछी जाती है, इसको अच्छे से तैयार करें आप। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी लोकतंत्र का हम अर्थ सिंपली लगाते हैं जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। तो उसको विकेंद्रीकृत करें यानी आप उसको नीचे के स्तर तक पहुंचाएं, यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। देखिए आप, सत्ता और सार्वजनिक कार्यों के प्रबंधन में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रयास करना। सिंपल है बिल्कुल, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्ता में भागीदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सार्वजनिक कार्य जो किए जाते हैं विकास के, उनमें भागीदार बने। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस लोकतंत्र को नीचे तक, गाँवों तक, जो है आपके मोहल्लों तक पहुंचाया जाए। इसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी क्यों कहते हैं, जिसका क्या अर्थ है। ये सिंपल है, ऐसी राजनीतिक संरचना जिसमें लोकतंत्र कहाँ तक पहुँच जाए, धरातल तक पहुँच जाए, यानी नीचे तक लोकतंत्र पहुँचे, गाँवों तक, ढाणियों तक डेमोक्रेसी पहुँचे और स्थानीय स्तर तक पहुँच जाए। पंचायत राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक साधन है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिंपल अर्थ याद रखना है कि सत्ता और सार्वजनिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार बने, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। और पंचायत राज इस चीज़ को, ये एक कंसेप्ट है, अवधारणा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और पंचायत राज इसको व्यवहार में लागू करने का एक साधन है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्थानीय निधि अंकेक्षण यानी लोकल फंड ऑडिट। क्या होती है ये देखिए। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय का मतलब वही 3 तो ग्रामीण और 3 ही शहरी स्थानीय निकाय कहलाते हैं। तो स्थानीय निकाय द्वारा धन का व्यय निर्धारित उद्देश्यों पर किया गया है, यानी उनको जो धन प्राप्त हुआ है, उनको जो राशि मिली है, वो उसी उद्देश्य पर खर्च करें जिस उद्देश्य के लिए उनको मिली है। जैसे सड़कें बनाने के लिए मिली है, या सिंचाई के साधनों का विकास करने के लिए मिली है, या सौंदर्यकरण के लिए मिली है, तो उस पर ही खर्च करें, एक चीज़। दूसरा, धन का व्यय अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा किया जाए, यानी जिसको ऑथराइज किया गया है कि ये व्यक्ति ही इस धन को खर्च करेगा, वही करे, न कि कोई दूसरा कर दे। और एक मद से धन को दूसरी मद पर व्यय नहीं किया जाए, यानी जैसे मान लीजिए धन मिला है सफाई व्यवस्था के लिए और खर्च कर दे वो अपने कर्मचारियों को वेतन देने में, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए कहा है जिस आइटम के लिए पैसा मिला है उसी आइटम पर व्यय किया जाए। तो 3 चीज़ें देखनी है, देखिए। एक, निर्धारित उद्देश्य पर खर्च करें। दूसरा, जो ऑथराइज्ड व्यक्ति है जिसको धन खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है, वही धन खर्च करें। और फिर है कि एक मद के धन को दूसरी मद में न डाल दें आप। तो इनकी जांच करना ही स्थानीय निधि अंकेक्षण कहलाता है, 3 चीज़ों की जांच करना।
और राजस्थान में इस कार्य के लिए एक कार्यालय बनाया गया है और उस कार्यालय का नाम है स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, यानी लोकल फंड ऑडिटर का एक कार्यालय बनाया गया है जो पूरे राज्य में इस बात की जांच करता है कि जो धन दिया गया है वो निश्चित उद्देश्य पर खर्च हुआ है, प्राधिकृत व्यक्ति ने ही वो खर्च किया जिसको ऑथराइज किया गया है कि तू ही खर्च करेगा। और तीसरी चीज़ है, एक आइटम का धन, जैसे सिंचाई के लिए दिया गया धन कहीं आपने सफाई पे तो खर्च नहीं कर दिया है, ये जांच करना स्थानीय निधि अंकेक्षण कहलाता है। तो बहुत ही सरल है सारी कंसेप्ट। अगला ले लेते हैं स्थानीय नगरीय संस्थाओं के आय के स्रोत। जो नगरीय संस्थाएं हमने देखी अभी, 3 नगरीय संस्थाएं, नगर पालिका, परिषद और निगम, इनकी इनकम के स्रोत क्या है, इनको धन कहाँ से प्राप्त होता है जिसको यह खर्च करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बिल्कुल एक चार्ट जैसा आप बनाएंगे छोटा सा। 2 प्रकार से इनकम होती है, एक तो कर से इनकम होती है इनको, टैक्स से, और एक टैक्स के अलावा इनकम होती है। पहली चीज़ तो कर भी 2 प्रकार के हैं। अनिवार्य कर, जो कि नगर पालिका जो कानून है राजस्थान सरकार का, उसमें वर्णन है कि भाई ये कर जो है अनिवार्य रूप से ये लगाएंगी। दूसरा है कुछ विवेकशील कर, ये भी कर लगा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो नगरीय निकाय लगाना चाहें तो लगाएं वरना न लगाएं। तो कई नगरीय निकाय नहीं लगाते हैं, कई लगाते हैं, कम ज़्यादा लगाते रहते हैं। तो 2 प्रकार के कर हो गए, अनिवार्य और ऐच्छिक। उसके बाद है करों के अलावा जो इनकम है उसमें 2 हो गए। एक तो आंतरिक स्रोत, यानी उन संस्थाओं को अपने नगरीय क्षेत्र से कोई राशि प्राप्त हो रही है, और दूसरी है बाहरी स्रोत, यानी जैसे राज्य सरकार से कोई राशि प्राप्त हो रही है। तो देखिए इसको देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के करों के उदाहरण आप देख लें इनको, जैसे व्यवसाय कर, पथ कर, ये अनिवार्य कर है, टोल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स है ना, विज्ञापन पे कर, भूमि भवन किराए पे कर इत्यादि। रोशनी कर, अग्नि कर, पर्यटन कर, यानों नौकाओं पर कर, ये कुछ ऐच्छिक किस्म के। आंतरिक स्रोत जैसे संपत्ति से आए, जैसे किसी मान लीजिए नगरीय निकाय की कोई संपत्ति है उसको वो किराए पे देती है, किसी प्रकार की फीस लगाती है, उनके पास कोई भूमि है तो उसका विक्रय कर देती है, किसी प्रकार का लाइसेंस देती है, विज्ञापन के पट्टे देती है, जैसे विज्ञापन लगाने के लिए जगह देती है कंपनियों को और उसके बदले में पैसा लेती है, कोई वस्तु या सेवा भी बेच सकती है, भूमि भवन उनके पास है उसका किराया ले सकती है। इसके बाद बाहरी स्रोत क्या है, सरकारों से जो राज्य सरकार है उस वो जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है उसका एक हिस्सा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगरीय निकायों को देती है। उसके बाद है सरकारी अनुदान। इसके अतिरिक्त करों में हिस्से के अलावा राज्य सरकार इनको प्रतिवर्ष नगरीय निकायों को अनुदान यानी ग्रांट भी देती है। इसके अलावा ये उधार या लोन भी ले सकती है। तो इस प्रकार से आय के इनके पास विभिन्न साधन है, पर आप देखेंगे ज़्यादातर जो है आय इनको करों से इतनी आय नहीं प्राप्त हो पाती है। मैक्सिमम आय ये 2 चीज़ों से मिलती है, राज्य सरकार से करों में हिस्सा और सरकारी अनुदान, राज्य सरकार से जो अनुदान इनको प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट एक और देख लेते हैं जल्दी से, नगरीय निकायों में कार्मिक प्रणाली, यानी नगरीय निकाय जो हैं 3 वही, नगर पालिका, परिषद और निगम, इन तीनों में जो कर्मचारी होते हैं उनके कितने जो है प्रणालियां हैं, उनमें किस प्रकार से कर्मचारी आते हैं। तो देखिए 3 प्रकार की प्रणालियां भारत में नगरीय निकायों में विद्यमान है। पहले है पृथक कार्मिक प्रणाली, दूसरी है एकीकृत कार्मिक प्रणाली और तीसरी है समेकित कार्मिक प्रणाली। तो इसको देख लेते हैं। पहला है कि नगरीय संस्था, एक पृथक का मतलब बिल्कुल सेपरेट, कि नगरीय संस्था द्वारा स्वयं अपने कार्मिकों को नियुक्त करना, उनकी सेवा शर्तें तय करना और उनका नियंत्रण करना। यानी खुद ही एक नगरीय संस्था, जैसे मान लीजिए नगर निगम अजमेर, ये खुद ही अपने कर्मचारियों का चयन करता है, नियुक्त करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। तो हमेशा वो नगर निगम अजमेर के ही कर्मचारी कहलाएंगे, इसलिए उन कार्मिकों को किसी भी अन्य नगरीय निकाय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ये भर्ती
स्वायत्ता को, बिल्कुल स्वायत्त ऑटोनोमस हो गया, पूरी स्वतंत्रता है उसको भर्ती करने की। लेकिन इसमें क्या होता है कि भ्रष्टाचार हो जाता है, क्योंकि नियंत्रण नहीं हो पाता। दूसरी, एकीकृत हो गई, सरकार द्वारा नगरीय सेवाओं का एक काडर बना दिया जाता है, यानी नगरीय स्थानीय नगरीय निकाय सेवा नाम से एक काडर बना दिया। उसमें स्वयं कार्मिकों की भर्ती करती है सरकार, प्रशासन और नियंत्रण करती है। तो राज्य में फिर उनको किसी भी नगरीय निकाय में नियुक्त किया जाता है, यानी एक साथ सभी नगरीय निकाय हैं उनके लिए भर्ती कर लेती है राज्य सरकार। पहले में तो आया कि हर एक नगरीय निकाय, जैसे नगर निगम अजमेर, नगर निगम जो है आपका कोटा, वो अलग से जो है कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सभी नगरीय निकाय, जितने भी नगर पालिकाएँ, परिषद और निगम है, सब के लिए एक कैडर बना दिया राज्य सरकार ने और वो भर्ती करती है। तो फिर इनको किसी भी नगरीय निकाय में नियुक्त किया जा सकता है। एक तीसरी है कि इसके लिए अलग कैडर भी न बनाए और राज्य सरकार दूसरे जो विभाग हैं वहाँ से उठा के कर्मचारियों को इनमें टिका दें, यानी के समान बिल्कुल भर्ती करे जैसे दूसरे विभाग में कर रही है। तो कोई अंतर ही नहीं, वो फिर राज्य सरकार के ही कर्मचारी कहलाएंगे। तो कुल मिला के 3 जो है इसमें हो गई। पहला है पृथक, बिल्कुल ही अलग, हर एक निकाय अपनी अपनी भर्ती करे। दूसरी है सभी निकायों के लिए, केवल निकायों के लिए राज्य सरकार भर्ती कर ले। और तीसरा है कि केवल निकाय क्यों, जितने भी विभाग हैं उन सब की मिला के राज्य सरकार भर्ती करती है। तो वो विभाग में नियुक्त होगा या नगरीय निकाय में होगा, कहीं भी हो सकता है, तो फिर वो राज्य सरकार का कर्मचारी बन जाता है। एक प्रश्न और हम इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे, स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है। स्थानीय का जैसे हम कहते हैं लोकल, और सेल्फ गवर्नमेंट, इसका अर्थ क्या होता है। जनता द्वारा चुनी गई स्थानीय स्तर की संस्थाएं। स्थानीय स्तर की 2 प्रकार की संस्थाएं हम देख चुके हैं। ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रकार है, ग्रामीण और नगरीय, ग्रामीण और शहरी। तो 2 प्रकार की संस्थाएं, ग्रामीण में हम 3 जानते हैं, नगरीय में भी 3 जानते हैं। जो प्रांतीय या राष्ट्रीय शासन के अधीन रहकर नागरिकों की क्या करती है, स्थानीय स्तर की जो आवश्यकताएं, लोकल जो आवश्यकताएं हैं, सफाई हुई, बिजली हुई, आपका प्राथमिक शिक्षा हुआ, इन चीज़ों की, इन सेवाओं की पूर्ति करती है। तो स्थानीय स्तर की संस्थाएं हैं, जनता ने चुनी है, और स्थानीय स्तर की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का ये प्रयास करती है। यही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायत राज, स्थानीय स्वशासन, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इनके अर्थ आपको लगभग एक जैसे ही प्रतीत होंगे और आप इनको अच्छे से तैयार करें। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये 21 प्रश्न जो आए हुए हैं पहले परीक्षाओं में, इन पे हमने चर्चा की, और मैं पूरी अपेक्षा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसलिए आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।